हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करने वाले हैं, तीसरा वीडियो है जनरल साइंस का, इंग्लिश में मोशन अंडर ग्रेविटी। इसकी चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? मोशन अंडर ग्रेविटी की चर्चा होगी दोस्तों। इस पर आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, हमने 2 वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। जनरल जो साइंस है, इंग्लिश में जो जनरल साइंस है, अभी फिजिक्स का जो हमारा सेशन चल रहा है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का फिजिक्स का सेशन है, उसी में नेक्स्ट चैप्टर है मोशन अंडर ग्रेविटी। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे पूरे पीवाईक्यूज की, प्रश्न जो आए रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो ये सीरीज चल रही है इंग्लिश में। आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि एंड तक बने रहिए, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये सीरीज दोस्तों 2026 या 27 में जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, चाहे जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे जितने भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी है, रेलवे है, एसआई है, पुलिस है, वगैरह वगैरह है, जितने भी एसएससी के हैं, स्टेट पीसीएस है, एमपी पीसीएस, बिहार का, उत्तराखंड पे, जितने भी ऐसे उत्तर प्रदेश है, आरओ है, ये सारे एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि एमपी को याद रखो, यानी कि मल्टीपल प्रैक्टिस को याद रखो, जो आपके एग्जाम्स में आपको बेहतर पोजीशन में रखेगा और आपकी एक्यूरेसी को मच बेटर करेगा। चलिए बात करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। लौटते हैं अपने टॉपिक पे। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स क्या होता है? देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ, अर्थ ऑल्सो एक प्लैनेट है, मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। मतलब ये सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। ए नेचुरल सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड प्लैनेट्स। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडीज होती है, कहां पर? स्पेस में। और वो क्या करते हैं? वो प्लैनेट्स के अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि मरकरी एंड वीनस जो प्लैनेट्स हैं, हैव नेचुरल सैटेलाइट, नो नेचुरल सैटेलाइट। ये कहना चाह रहा है कि मरकरी और वीनस की, यानी कि जो बुध और शुक्र हैं, उनके खुद का कोई नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अर्थ के पास एक 1 नेचुरल सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 लिटिल सैटेलाइट्स हैं, एंड जुपिटर के पास दोस्तों करीब 97 नून, यानी कि जाने हुए, पहचाने हुए, माने हुए सैटेलाइट्स हैं विद कंफर्म्ड ऑर्बिट्स। 30 अप्रैल 2025 तक का डेटा है। तो जुपिटर के पास कितने? 97। वहीं सैटर्न हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नून सैटेलाइट विद द कंफर्म ऑफ 274। 30 अप्रैल तक का डेटा है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? सैटर्न के पास, सैटर्न शनि के पास कितने? 274। 30 अप्रैल 2025 को यूरेनस हैज 28 सैटेलाइट्स, नेपच्यून हैज 16 सैटेलाइट, एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लेटो हैज 5 सैटेलाइट। These are the information about these satellites of that planets. Like 30 अप्रैल 2025 तक का डेटा है। Now we are talking about Kepler's law of planetary motion। जो केपलर के लॉ है उसकी बात करेंगे। जैसे कौन सा है, क्या है? तो जोनास केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने प्रोपाउंड किया 3 लॉ अबाउट प्लेनेटरी मोशन अराउंड द सन। तो जोनास केपलर ने कहा 3 नेम दिए, लॉ दिए प्लेनेटरी मोशन के, कि भी जो प्लेनेटरी मोशन है, उपग्रह का जो मोशन है अराउंड द सन होना है, वो है जोनास केपलर के द्वारा, जो जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। दीज आर द फॉलो, कौन कौन से? फर्स्ट लॉ जो था प्लेनेटरी मोशन का, उसकी बात करेंगे। क्या है फर्स्ट लॉ? ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी। मतलब समझ रहे हैं कि जो प्लैनेट्स है मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, तो 2 फोकल पॉइंट होते हैं, और ये सन के जो ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये अराउंड करते हैं, हैविंग द सन एट वन ऑफ द 2 फोकी। सेकंड लॉ क्या है? ए रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन द इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। ये सेकंड लॉ। द सेकंड लॉ क्लियर्स दैट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मूव्स फास्टेस्ट एंड फारदेस्ट प्लैनेट मूव्स स्लोएस्ट। कहने का मतलब यह है कि सेकंड लॉ ये बात क्लियर करता है कि जो 2 रेडियस वेक्टर हैं जो ज्वाइन करते हैं प्लैनेट को सन के आसपास, उसमें से ये कह रहे हैं कि जो क्लोज होगा, जो सन के क्लोज होगा, वो सबसे ज्यादा तेजी से मूव करेगा, और जो दूर होगा, जो प्लैनेट दूर होगा, वो सबसे स्लो मूव करेगा। जैसे आप सैटर्न और यूरेनस को देख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। केपलर्स का थर्ड लॉ स्टेट्स पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी कि जो सेमी एक्सिस एरिया है। इट इज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। इट मींस दैट इफ यू नो द प्लैनेट ऑर्बिट, how long it takes the planet to move around the sun,
then you can determine that planet distance from the sun. मतलब a इक्वल टू क्या है, एक सेमी मेजर एक्सिस है जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट में है। अब बात करेंगे न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी बात करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन हैड एन ओपिनियन दैट ऑल द बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय ए फोर्स। न्यूटन्स का कहना है, उनका ओपिनियन था, जितनी भी बॉडीज है यूनिवर्स में वो किसी एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो फोर्स है, दिस ऑबिक्वियस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो फोर्स है यही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बेसिस पर न्यूटन ने प्रपोज किया फॉलोइंग द लॉ अबाउट द ग्रेविटेशन। इसी बेसिस को, इसी को मानते हुए न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसे कहा गया ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये इन्होंने ग्रेविटेशन का क्या किया, लॉ बना दिया। न्यूटन्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज फॉलोज। आप देख सकते हो जो लॉ है, F इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट हैं whose masses are m1 and m2 respectively, they are positions in a distance r डिस्टेंस है, then the attraction of force between them will be, यानी कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा F इक्वल टू g m अपॉन m, सॉरी g इंटू m m2 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसके बीच में लगेगा। जहां पर g क्या है, वेयर इज ए g इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इफ द ऑब्जेक्ट मास इज यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यूनिट इज इक्वल टू, देख सकते हो F इक्वल टू g, ये मान लो तो F इक्वल टू g के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद यूनिट मास एंड पोजीशन एट ए यूनिट डिस्टेंस। इन एसआई सिस्टम इट्स वैल्यूज, एसआई सिस्टम इसकी यूनिट की जो वैल्यू दिखेंगे वह 6.674 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है कैलकुलेट होती है साइंटिफिक कैवेंडिश के द्वारा। अब बात करेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ का। जो ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है अर्थ का, पृथ्वी का, उसकी चर्चा करेंगे। अब इसको समझो थोड़ा सा। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब ये अर्थ है, ये सेंटर है, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो इस तरीके से है, ऐसा फोर्स है जो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है सब तरफ से, ये कहलाता है ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। इट इज ए पिक्युलर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉलिंग। कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को फ्रीली तरीके से छोड़ दो या ड्रॉप कर दो, वो अर्थ के सेंटर की ओर गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से। गॉट माय पॉइंट? तो यह रेट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन देखो जी और जी के बीच में। जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटी है। तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है ऑफ अर्थ का, उसके इक्वल टू हो गया जी एम और आर ई स्क्वायर, जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है। जी इसका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ दोस्तों। ठीक है, वैल्यू जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो जी की वैल्यू है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप फ्रीली, मतलब देखा जाए तो यह है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका जो मास है उसको फ्रीली ड्रॉप किया जाए इन एब्सेंस ऑफ द एयर फ्रॉम द सेम हाइट इक्वल एक्सेलरेशन, इट विल प्रोड्यूस इन बोथ ऑब्जेक्ट्स, दे विल रीच एट द सेम टाइम टू सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ रहे हैं? कहने का यही है कि ये अगर ऐसा होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स को, और वो दोनों सेम टाइम पे सरफेस ऑफ द अर्थ पर पहुंचेंगे दोस्तों। ऑल्दो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देयर एक्सेलरेशन विल वेरी ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स एंड विस्कोसिटी, क्योंकि जो उनका जो एयर की प्रेजेंस में, यद्यपि एयर की प्रेजेंस में उनका जो एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि उसका जो फोर्स एंड विस्कोसिटी के अपथ्रस्ट की वजह से। इन दिस कंडीशन द हैवी ऑब्जेक्ट विल रीच प्रायर ऑन अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी डिफर्स एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस। जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट प्लेस पे डिफर करती है।
द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। जी की जो वैल्यू है इक्वेटर पर वो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो पोल्स पे है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो वेरीज बाई गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, इन बोथ केसेस इट डिक्रीज। कहने का मतलब है जो जी की वैल्यू है वेरी करेगी अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने पर। कहां से? अर्थ सरफेस के अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने पर जी की वैल्यू वेरी करती है। दोनों केसेस में क्या होगा, चाहे वो अपवर्ड जाए चाहे वो डाउनवर्ड जाए, जी की वैल्यू दोस्तों डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज करेगी दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें क्या है? व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कहने का ये है कि कोई भी सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करता है, घूमता है अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पोज बाई अर्थ ऑन सैटेलाइट। तो ये किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा इम्पोज किया जाता है सैटेलाइट पर। इस तरीके से देखो, ये क्या है? अर्थ है कोई, और ये क्या है? इसका रेडियस है। इस तरीके से ये वेलोसिटी वगैरह है, ये देख सकते हो, ये मास है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई सैटेलाइट है फिर सैटेलाइट ऑफ m mass is orbiting around the earth with r radius by v, zero speed, this centripetal force on satellite will be mv square upon r। ये पूरा आप देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है? Now we are talking about escape velocity. Generally, when we throw an object above it after reaching to a certain height, comes down due to the gravitational force of earth। कब ये डाउन होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर ए फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट नेवर कम्स बैक टू अर्थ। कहने का मतलब यही है कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जहां से जो है ऑब्जेक्ट फेंका जाता है और उस ग्रेविटेशनल जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, अगर वो उससे एस्केप कर जाए, उससे बच जाता है, तो वो अर्थ पर कभी वापस नहीं आता। ये होती है एस्केप वेलोसिटी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एस्केप वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एस्केप वेलोसिटी के लिए इसका रिक्वायरमेंट है और वो एस्केप एनर्जी कहलाती है। मास ऑफ अर्थ का है m और रेडियस ऑफ अर्थ re। तो एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2gm अपॉन re। दोस्तों जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट माय पॉइंट? if the gravitational acceleration जो if the gravitational acceleration of earth is g equal to gm e upon re square, gm e upon is equal to g re square, v is equal to होता है अंडर के 2g re square upon re। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां पर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। बाई प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा कि जो एस्केप वेलोसिटी है दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। समझ आप? ये इक्वेशन में रखने पर। सो नाउ इट इज क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रो above the surface of the earth at the minimum speed of 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं, तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। दैट ऑब्जेक्ट विल मूव इन स्पेस एंड नेवर कम्स बैक टू अर्थ। दोस्तों ठीक है, कभी वो वापस नहीं आएगा। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे क्या है। आइए वापस, सर्कुलर मोशन एंड द एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या हो सकता है? कोई भी सर्कुलर मोशन है किसी भी सैटेलाइट का, इट इज रिवॉल्विंग नियर बाई टू अर्थ इज v0 एंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम अर्थ सरफेस इज ve। सो नाउ ve मतलब अर्थ की जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इनटू क्या है? v0। v0 इज इक्वल क्या है? v0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्या है? सर्कुलर मोशन ऑफ ए सैटेलाइट नियर बाई अर्थ, वो है v0। ये सर्कुलर मोशन, तो v इज इक्वल टू √2 v0। It is clear that a satellite revolving nearby Earth, if by any reason its speed exceed by √2, it is about 1.414 times, it will escape into space leaving its orbit। दोस्तों सिंपल पीरियडिक मोशन की बात करें क्या है? सिंपल पीरियडिक मोशन, when an object moves both sides in a straight line from its equilibrium stage
then this motion is called simple periodic motion. Example की बात करें, the movement of an object hanged with spring and motion of the simple pendulum. यह simple periodic motion. Simple pendulum की बात करेंगे. An ideal pendulum consists of a point mass suspended by a weightless, inextensible, perfectly flexible thread and free to vibrate without friction. That is simple pendulum. Applied pendulum in the lab is a solid sphere of any metal with light and thin thread with a rigid base. The solid sphere of metal, it is called bob, and the length between point of suspension and gravity center of the sphere is called effective length. Got my point? Now we are talking about periodic time of simple pendulum. So periodic time of any simple pendulum is represented by following formula: T equal to 2 pi under root L upon G. L effective length of the simple pendulum, G is the gravitational acceleration होता है. From the above formula, it is clear that periodic time does not depend upon the mass of the sphere. Time period यानी कि T is equal to of the pendulum is directly proportional to under root of effective length. If the effective length of the pendulum increase by 4 times, periodic time will be increased by 2 times. ये समझो यहाँ से क्वेश्चन आता है. अगर कोई इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम की, वो इंक्रीज कर रही है 4 टाइम्स, तो जो पीरियोडिक टाइम है उसका कितना टाइम बढ़ेगा, वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा. और टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल, व्हेन ए पेंडुलम क्लॉक इज कैरिड ऑन द माउंटेन और in any mine, when a pendulum clock is carried on the mountain or in any time, g की जो वैल्यू है it is will be decrease. टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और g की जो वैल्यू है डिक्रीज होगी. टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज एंड द क्लॉक बिकम्स स्लो. क्लॉक्स बिकम्स स्लो. द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ टेंड टू इंफिनिटी इज 84.6 मिनट. जो टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, उसकी लेंथ टेंड करती है इंफिनिटी से 84.6 मिनट, एंड इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. A second pendulum is a pendulum whose time period is precisely 2 सेकेंड. कोई सेकंड पेंडुलम है, उसकी जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होगा प्रिसाइजली 2 सेकेंड तक हो सकता है. गॉट माय पॉइंट? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. क्वेश्चन आंसर देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. चलिए बात करते हैं. पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एंटीसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ? दैट इज द ब्रह्मगुप्ता. 1995 85-95 का क्वेश्चन है. क्या है? 1995 में कौन सा एंटीसिपेटेड न्यूटन्स लॉ है जिसने डिक्लेयर किया कि जो सारी चीजें अर्थ की तरफ ग्रेविटेट होती हैं? ये ब्रह्मगुप्त. तो ब्रह्मगुप्त वाज ए ग्रेट 7th सेंचुरी एडी मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे. ही वाज बोर्न इन खबर भीनमाल इन राजस्थान. ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज क्या है? ब्रह्मसूत्र सिद्धांत. जो ब्रह्मसूत्र सिद्धांत था उसका, in which he declared that all things gravitate to the earth. यह ब्रह्मगुप्त. नेक्स्ट है, who gave the theory of gravity? तो आइजैक न्यूटन इज द gave the theory of gravity. 1687 में आइजैक न्यूटन ने पब्लिश किया लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन. उनकी एक बुक थी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी. उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था. न्यूटन proposed that everybody in the universe is attracted to every other body with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. In terms of mathematical relationships, Newton's universal law of gravitation states that the gravitational force F between two particles of mass m1 and m2 has a magnitude F equal to g m1 m2 upon r square. r यहाँ पर क्या है? The distance between both the mass और g यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. नेक्स्ट बात करेंगे, who propounded the universal law of gravitation? That is Newton. Astronauts in space cannot stand erect. This is because of in space में क्या है? There is no gravity. इसलिए वो खड़े नहीं हो पाते. स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं they cannot stand erect because there is no gravity or microgravity. In this condition, people or object appear to be weightless. Microgravity affect the human body in several ways. जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मसल्स एंड बोन्स कैन बिकम वीकर विदाउट ग्रेविटी. अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स वगैरह को, वो 9 महीने बाद लौटी थी, तो उनके मसल्स वगैरह के लिए डॉक्टर्स रखे थे. तो वहां पर क्या है? विदाउट ग्रेविटी के मसल्स एंड बोन्स क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं. तो याद रखना.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कोई एप्पल है, इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल मूव अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। कोई एप्पल है, वो रिलीज किया गया किसी ऑर्बिटिंग स्पेसशिप में, वो मूव करेगा अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। नेक्स्ट बात करेंगे, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस। क्योंकि वो गिर क्यों नहीं रही है, जो वर्टिकल लाइन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू है दोस्तों। किसके? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। किसके? जो दीवार है उसके बेस के, टावर है जो उसके बेस के। देखिए, एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई भी वर्टिकल लाइन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती है तो वहां पर कोई भी उसके बेस के साथ जाती है तो वो दीवार स्टेबल रहेगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। Till today, the vertical line from the center of gravity has been falling within the base of this tower. That is why it has not fallen. It is believed that when the tower leans further and the line from its center of gravity passes out of its base, it will fall down. कहने का मतलब यही है कि अगर वो लाइन वहां से गुजर रही है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होते हुए उस बेस से थोड़ी सी बाहर हो जाएगी तो वो दीवार गिर जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर ट्वाइस, यानी कि उसको दुगना कर दिया जाए, अगर अभी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको दुगना कर दिया जाए, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। मतलब कहने का यह है कि सन और अर्थ की डिस्टेंस को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये समझो, यहाँ पर ये है 1/4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला और ये पूरा पढ़ लेना। चाहो तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव, इट्स वेट रिमेन सेम, इट्स वेट रिमेन सेम होगा। कोई आइडियल कंडीशन है जहां पर एयर रेजिस्टेंस है, यानी एयर नेग्लिजिबल है, एयर है नहीं, वैक्यूम है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन्स सेम बिकॉज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज। क्योंकि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और जो ग्रेविटी है उसकी वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ ए फीदर ए रबर बॉल एंड ए वुडन बॉल, ए फीदर ए रबर बॉल एंड ए वुडन बॉल आर फॉलिंग freely simultaneously from the same height in vacuum, then all the three will reach at the ground together. Then all the three will reach at the ground together. The feather rubber ball and the wooden ball will fall within the same speed and reach the ground together because there is no air resistance in the vacuum and gravitational force acts same on the objects. Hence, every object undergoes free fall in the vacuum within the same acceleration. नेक्स्ट बात करेंगे, इफ ए पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम ए सेम हाइट विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट, दैट इज द रीच एट द सेम टाइम। कोई आइडियल कंडीशन है जहां पर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ऑल पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट डिस्पाइट देयर वेट डिफरेंस विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम बिकॉज द सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये सिचुएशन है कि वो तीनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो बॉल्स हैं आयरन एंड वुड्स की, अब सेम वेट है उनका, ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर देन द वुडन बॉल फॉल्स लेटर। क्योंकि जो लकड़ी की जो बॉल है वो कहीं ना कहीं एयर रेजिस्टेंस एयर की वजह से बाद में गिरेगी, तो वुडन बॉल्स फॉल्स लेटर। गॉट इट? क्योंकि सेम हाइट से एयर में फेंकना है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं एयर है, समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर both the balls will hit the ground at the same time, but in the presence of air the iron ball falls first because of its smaller size and wood ball falls later because its larger size. The resistance from air slow down the fall of larger things with same weight. Next बात करेंगे, कोई दो बॉल्स हैं, टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम respectively. They are dropped simultaneously from a height of 20 meters. Which of the following is correct? क्या होगा? Both A and B will reach the ground at the same time. Both balls A and B will reach the ground at the same time because both balls are thrown from the equal height of 20 meter. Got my point? Next बात करें. Next क्या है? Next
two object of different masses falling freely near the surface of the moon, it would be, क्या होगा, it have same velocity at any instant. The question does not give the parameters for the height and time. Assuming that both objects are dropped at the same time from the same reasonable height, they will have the same velocity at any instance and they fall freely near the surface of the moon. कहने का मतलब यही है कि वो जो फ्रीली है, सेम वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, ये होने वाला है. तो कहां पर होगा, दो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट मास के, जो कहां पर है, मून के पास फ्रीली क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं. इट वुड बी सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 14, द वेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन द कंपेरिजन टू अर्थ. मतलब कहने का है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का अर्थ पर जो वेट है वो 1/6 है. रीजन क्या, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ. सही है, बोथ आर सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही. सो नहीं, ए ट्रू है, आर फॉल्स, क्योंकि ग्रेविटी नहीं वहां पे. देखिए गलत हो गया ना. तो मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट. द सरफेस ग्रेविटी ऑफ द मून इज ओनली 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. सो द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, बिकॉज अ सर्टेन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स. क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वहां पर जो ग्रेविटी है वो मून की कितनी है, 1/6, सॉरी अर्थ की कितनी है, 1/6 है. ऐसा नहीं है, जो ग्रेविटी है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है. वहां पर 1/6 है अर्थ की, जो मून की ग्रेविटी है 1/6 है अर्थ की. नेक्स्ट, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स. किसी भी बॉडी का जो वेट है वो मैक्सिमम होगा पोल्स पर, क्योंकि जो पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जी है वो क्या है, वहां पर ज्यादा है. इक्वेटर के कंपेरिजन में पोल्स पर देखो, ये द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स. इट मींस जी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं. द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स. नेक्स्ट है 17, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी डिक्रीज. क्या होगा, ये होगी डिक्रीज होगी. समझ रहे आप. नेक्स्ट बात करेंगे, the weight of a body on the earth is the amount of gravitational pull on is exerted by the earth. Due to the earth's rotation, centrifugal force also exerted on a body on earth which try to move the body away from the center of the earth. At the equator, centrifugal force is a maximum as the velocity of a rotation is maximum at the equator of the earth. At the equator, centrifugal force act against gravity to reduce the weight of the body. With the increase in the speed of rotation of the earth, the centrifugal force at equator will increase and the weight of the body will seem to have decreased. दोस्तों, it will seems to have decreased. नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो आप, आईएएस का क्वेश्चन है थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 20 भी देख सकते हो. देखिए 20 देखते हैं, आईएएस 1998 का क्वेश्चन है. ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट बिल्डिंग विद इन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. What will be its velocity after 3 seconds? It will be 29.4 meter per second. A equal to 9.8 meter per second square, T equal to 3 second और V equal to 0. तो V equal to होता है U plus AT, यानी 0 plus 9 point into 3 दोस्तों. नेक्स्ट होगा, if the radius of earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the value of G on the earth surface would be increased by 2%. It is increased by 2%. देख सकते हो पूरा सिंकिंग हो रहा है. तो चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे. ये उसके क्वेश्चन है आईएएस के. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी 88 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. इससे भी ज्यादा होगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक इट विल बी ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट देखो क्या, ये आईएएस का क्वेश्चन है. The mass of a body on the earth is 100 kg. Acceleration due to gravity G is equal to T in 10 meter per second square. Acceleration due to the gravity on the moon G upon 6. Then the mass of the body on the moon is 100 kg. क्योंकि mass cannot be changed. The mass of a body does not change with respect to gravity. कहने का मतलब यह है कि gravity के respect में mass में कोई change नहीं आता, weight में change आता है. So it is the weight that change due to increase or decrease in gravity. So the mass of body will remain the same as on the moon as it was on the earth. Weightlessness is a zero gravity. पढ़ सकते हो. The phenomena of weightlessness occurs when there is no force to support on your body. The earth travels in its orbit at the speed of approx 4,400 km per hour. Why does we not feel this high speed?
our relative speed with respect to the earth along with the earth's orbit is 0. The earth spins and moves through space is in orbit around the sun. We don't feel this movement because we were spinning and moving through space with the earth. Since we are standing on earth, we move as much and as fast as earth moves. One way to recognize the earth's movement it is look objects that are not attached to earth like the sun. समझ रहे हैं? Or stars. For example, if we are in a car which is moving at a constant speed on a smooth surface and we will not feel its motion. However, when the car accelerates or when the brakes are applied, we do feel the motion because वो एक कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट स्मूथ सरफेस पर आ जाती है, इसलिए पता नहीं चलता. गॉट माय पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे. क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26. If the gravitational force of the earth suddenly disappears, which are of the following will be the correct consequences? क्या होगा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को सडनली डिसअपियर यानी खत्म कर दिया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? होगा क्या? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट द मास विल रिमेन द सेम. कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी वस्तु का जो वेट है वो 0 होगा और मास सेम रहेगा. If the gravitational force of the earth suddenly disappears, the weight of an object will become 0, but the mass will remain the same. Mass same रहने वाला है. Next बात करेंगे. An artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of earth, because it provides the necessary acceleration for its motion. इसलिए वो नहीं गिरती है. उसके लिए जो मोशन के लिए जो एक्सेलेरेशन की नीड है जिसकी आवश्यकता है वो उसको मिलता रहता है. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं उपग्रह जिन्हें बोलते हैं वो ऑर्बिट करते रहते हैं अराउंड द अर्थ बिकॉज इट डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. क्योंकि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है वो प्रोवाइड करता रहता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फॉर इट्स मोशन इन ए कर्व्ड पाथ. इसलिए वो नहीं गिरता है. सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी बात हुई सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो नहीं गिरते हैं. गॉट माय पॉइंट. सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स दैट काउंटरैक्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट कीपिंग इट मूविंग इंस्टेड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर और एलिप्टिकल पाथ. ग्रेविटी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन and satellites moving around planets. दोस्तों got my point. Here centripetal force. Next देखेंगे. A geosynchronous satellite continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by किसकी वजह से? which is obtained by the gravitational force on the satellite by earth. The gravitational force on the satellite by the earth. समझ रहे हैं? तो C आंसर हो गया इसका. 30 देखिए 30 नंबर क्या है. द नून फोर्स ऑफ नेचर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. विद रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये है ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4. ग्रेविटी इसमें से चारों में से मजबूत है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द 4 फंडामेंटल फोर्स. यानी इन चारों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज्यादा कमजोर है. इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग देम. इस प्रकार फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट पूछा उसमें तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. बाकी की क्या है? व्हाइल स्टेटमेंट ऑफ द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इट एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज. वो उन्हीं पर काम करता है जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉज होता है रेडियो एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. नेक्स्ट बात करेंगे 31 क्या है? इफ ए पर्सन सिटिंग इन ए लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सपीडिशियसली. समझ रहे आप? इज योर आंसर है. इट इज क्लियर दैट व्हेन द एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड expeditiously a person actually feels a little heavier than his usual weight, and on the other hand is up. The time period of a pendulum is depends on its length.
गॉट माय पॉइंट? So the time period of a pendulum depends on its length, as we know that t equal to 2 pi upon 2 pi under root L upon g. Thus the result is that the one variable that affect the period of the pendulum is the length of the string. Increase in the length lead to increase in the period. Next बात करेंगे, why do pendulum clocks usually lose time in a summer? ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार. Because of the length of a pendulum increase and increase the time period of unit oscillation. जो टाइम पीरियड है ऑफ सैंपल पेंडुलम का t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी. एल यहाँ पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम है. समर में क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज स्लाइटली इंक्रीज होती है. गर्मियों में जो पेंडुलम की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू दिस द टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीज. लेंथ इंक्रीज होने से जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, पेंडुलम जो क्लॉक्स हैं समर में गर्मियों में स्लो हो जाती है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजीशन, यानी झूले पर झूल रही है. कहने का मतलब है व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल क्या होगा, बी शॉर्टर. यानी एक लड़की है वो झूले पर झूल रही है और वो सिटिंग पोजीशन में, जब वो खड़ी हो जाती है तो झूले का जो स्विंग पीरियड होगा वो क्या होगा, कम होगा, शॉर्टर होगा. एक गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन ए सिटिंग पोजीशन बट व्हेन सी स्टैंड अप सी इज इफेक्टिवली मूविंग हर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. समझ रहे आप? तो वो क्या होगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मूव कर रही है, उस पर इफेक्ट डाल रही है. वो क्या होगी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हायर हो जाएगी. सो हायर होने की वजह से शॉर्टनिंग द इफेक्ट लेंथ ऑफ द पेंडुलम. शॉर्टनिंग ऑफ दिस लेंथ it will decrease the period of the swing. That means the period of the swing will shorter. Next बात करेंगे, consider the following statement. A simple pendulum is set into oscillation, then the acceleration is zero when the bob passes through the mean position. In each cycle, the bob attain a given velocity twice. Both acceleration and velocity of the bob are zero when it reaches its extreme position during the oscillation. 35 की बात हो रही है. 35 का 4 देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विद टाइम. कह रहा है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 1 and 2 4 इज करेक्ट दोस्तों. तीसरा गलत है, चारों करेक्ट है. देखो यहां पे पढ़ लो. When an object which is simple periodic motion passes through its mean position, then no force acts on it. Its acceleration becomes zero. It has maximum velocity. It has maximum kinetic energy. Its potential energy is zero. And when the object reaches its extreme position, then its acceleration is maximum. Counter force acting on its maximum. The kinetic energy is zero. It has maximum potential energy. It has zero velocity. In each rotation, the pendulum twice attain a specific velocity. In addition, under normal circumstances, oscillation of usual pendulum decrease with time due to air resistance. So statement 1 and 2 or 4 are correct, while statement 3 is wrong. A pendulum clock can run faster in winter. कहाँ पर जो पेंडुलम क्लॉक है वो विंटर यानी कि जाड़ों में तेजी से दौड़ेगी, तेजी से मूव करेगी, फास्ट रन करेगी, और समर में वो क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी. ए पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन विंटर बिकॉज ही इन विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम और द स्विंग बिकम्स स्मॉलर. विंटर में जो पेंडुलम की लेंथ है वो स्मॉल हो जाती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड द क्लॉक बिगिंस टू रन फास्ट. अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मैंने ऊपर बात की है. एंड व्हाट विल हैपन इन ऑब्जेक्ट थ्रो इट इनटू स्पेस विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड. द ऑब्जेक्ट इट विल रिटर्न टू अर्थ. बी इज योर आंसर. बी इज योर आंसर. गॉट माय पॉइंट? देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, which is minimum speed that is required to escape from the earth's gravity. If an object throw within the speed less than this, it will return to earth. 39 देखो, there is no atmosphere on the moon because the escape velocity of gas molecules on it is less than the root mean square velocity here. पीछे 12 का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन. मून हैज नो एटमोस्फेयर, उनके पास कोई एटमोस्फेयर नहीं है, मून के पास कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन due to gravity g on the surface of the moon is small. Therefore, the value of escape velocity on the surface of the moon is small. The value of root mean square velocity of the molecules of a different gases is much above the value of escape velocity on the moon. That is why all the molecules of gases escapes and there is no atmosphere on the moon. समझ रहे हैं आप, ये सारी कहानी है. 40 देखिए, there is no atmosphere on the surface of the moon because
escape velocity of gas molecules is less than the RMS velocity. Next बात करिए 41. Lighting a candle in space does not produce a flame. A flame exists due to the pull of gravity. In the context of above assertion and reason, which is the right? So both A and R the true and R is the correct explanation of A. यानी कि लाइटनिंग एक कैंडल, यानी कि कैंडल जल रही है, मोमबत्ती स्पेस में है, तो वो क्या है, फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि वहां पर पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से फ्लेम एग्जिस्ट करती है, बिकॉज पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से. और स्पेस में क्या है, ग्रेविटी नहीं है. सो दोनों ही सही है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो. नासा की रिपोर्ट है. नासा कहता है, क्लियर करता है, इस एक्सपेरिमेंट में ग्रेविटेशन इज मस्ट फॉर लाइटनिंग अप ए कैंडल. यानी कि लाइटिंग, कैंडल को लाइट करने के लिए, जलाने के लिए आपको ग्रेविटेशनल पुल की जरूरत है. इन द केस ऑफ माइक्रोग्रेविटी इन द स्पेसक्राफ्ट वी आर एबल टू लाइट अप द फ्लेम, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल वैक्यूम. इन फैक्ट द फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फ्लेम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ acceleration due to gravity to the diameter of the candle, and due to the lack of gravitational force in space it is 0. So answer is A. Next बात करेंगे. In the state of weightlessness the size of candle's flame will be spherical. अगर आपका weightlessness नहीं है तो क्या होगा, कैंडल की फ्लेम स्फेरिकल होगी. द स्टेट ऑफ weightlessness और माइक्रोग्रेविटी, यानी कि इसमें ग्रेविटी नहीं है, तो द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी स्पेरिकल इन शेप. देखो आरएस में क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. क्या है, इसको देखेंगे. चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. जनरली 3 टाइप का मैटर होता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड हो गया, लिक्विड एंड गैस. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. आप देख सकते हो, सॉलिड में इलास्टिसिटी होती है. सॉलिड में इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी बात करेंगे. जो रिजिड है, यानी कि इसका मीनिंग है रिजिड है, सब्सटेंस जो हार्ड है उनको डिफाइन करता है उनके शेप और साइज को. लिक्विड में होता है प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शंस होते हैं एंड फ्लोटिंग. गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. अब इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी बात करें. इलास्टिसिटी है दोस्तों, जनरली द मीनिंग ऑफ ए रिजिड सब्सटेंस, it is hard solid which has definite shape and size, but actually these can be stretched, compressed and deformed. Even though a rigid steel rod can be deformed by applying sufficient external force. When an external force is applied on any substance, its both shape or size are deformed. After withdrawing force it gains as normal shape or size. The property of any substance by which it tries to gain its normal shapes after being stretched or compressed is called elasticity. The property of any substance by which it tries to gain its normal shape after being stretched or compressed is called elasticity. Ability of an object or material to resume its normal shape after being stretched or compressed, that is elasticity. इलास्टिसिटी मतलब ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी या उस मटेरियल की वो एबिलिटी जो अपनी नॉर्मल शेप को स्ट्रेच और कंप्रेस होने के बाद सेम शेप में रिज्यूम कर ले, इलास्टिसिटी कहलाती है. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मैटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस और परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस. मैटर which resumes perfectly its normal state after withdrawing the applied force, that is perfectly elastic substance. Or matter which does not resume to normal shape, normal state after withdrawing the external force but deformed forever, that is क्या है, that is क्या कहलाएंगे, that is the perfectly plastic substance. Perfectly plastic substance. Really no matter is perfectly elastic or not perfectly plastic. It is lies between the limit of those 2 properties. मतलब कोई भी मैटर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है, वो दोनों के बीच में लाई करता है. ऑन होल क्वार्ट्ज कैन बी कंसिडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक मैटर एंड वैक्स इज परफेक्टली प्लास्टिक मैटर. देखा जाए तो ये दोनों एग्जांपल है. जो वैक्स है वो परफेक्टली प्लास्टिक मैटर है. स्ट्रेस की बात करें, क्या है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्शनल फोर्स ऑन एनी मैटर टू चेंज इट्स शेप और साइज, an internal reaction force of equal amount is produced on the opposite direction on every action. Yes, stress. And this force
try to resume a normal states of a matter, and it is known as stress. It is known as stress. If force that is called F is applied vertically on a transverse section with the area of a matter, stress is equal to F upon A, and ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. अब स्ट्रेन की बात करेंगे. When the shape of size of a matter is changed by applying an external force, it is known as strain. Since it is a ratio, hence it is without any unit. That is strain. अब बात करने वाले हैं हुक्स की लॉ की. हुक्स लॉ क्या है? If the strain in the matter is nominal, applied stress on the matter is directly proportional to strain develop in it. The ratio of stress and strain is constant value known as elasticity coefficient. E equal to होता है stress upon strain. Surface tension देखो. Surface tension is the elastic tendency of a fluid surface which makes it to acquire the last या least surface area possible. It is measured in force per unit length. इसकी जो ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर है. द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, टेम्परेचर एंड द मीडियम प्रेजेंट ऑन अनदर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस. And the surface tension decrease with the rise in temperature. It becomes zero at the critical temperature. If the liquid has negligible weight, its shapes will be completely spherical. For example, rainwater drops and soap bubbles. ये इसके example है. The region each drop occupy that form in which its potential energy is minimum. It only surface tension is acting on drop. Its potential energy will be minimum with less area. The rainwater drop will become spherical. अब बात करेंगे cohesive and adhesive force. According to molecular theory, every matter is made up of small particles known as molecules. These molecules attract each other. These molecules attract each other. So it is relative to cohesive and adhesive forces. ये एक molecular theory है, molecular theory है. Got it? Next बात होगी क्या है. अब बात करें यहाँ cohesive force की. तो कोहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मैटर. तो वो जो सेम मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स. एंड एडिसिव फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स. जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स एडिसिव फोर्स कहलाता है. नेक्स्ट है द एडिसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर. इट इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर. समझ रहे हैं? जो एडिसिव फोर्स है जो ऑयल और वाटर के बीच में लगता है वो कोहेसिव फोर्स से कम है, बट हायर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल. पर वो जो होता है कोहेसिव फोर्स जो ऑयल का कोहेसिव फोर्स है उससे वो ज्यादा होता है. सो व्हेन द वाटर ड्रॉप्ड ऑन ऑयल सरफेस इट्स ड्रॉप ऑक्यूपाई स्फेरिकल शेप बाय श्रिंकिंग, व्हाइल व्हेन ऑयल ड्रॉप्ड ऑन द वाटर सरफेस इट स्प्रेड्स वाइडली इन फ्रॉम ऑफ द फिल्म टाइप. क्या है? थिन फिल्म. क्या है? थिन फिल्म. कैपिलरिटी की बात करें. What is capillarity? The capillary tube is a glass tube with a very small diameter opened at both ends. The tendency of a liquid to rise or fall as a result of surface tension in the capillary tube, it is known as capillarity. Liquids which wet the glass rise up, and liquids which does not wet the glass fall down in the capillary tube. For example, when the capillary tube is kept stand in mercury, the mercury surface fall down in tubes in comparison to the surface of external mercury. एग्जाम्पल देखो कैपिलरिटी के क्या है. वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट रूट्स के द्वारा एंड वो रीच टू लीव्स एंड ट्विग्स थ्रू द जाइलम टिश्यूज. किसके? जाइलम टिश्यूज के थ्रू, विच एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब्स. दूसरा है ड्रॉइंग ऑफ ए इंक टू द निब फ्रॉम बॉटम इन ए फाउंटेन पेन. द निब इज स्लिटेड इन द मिडल which acts as a capillary tube. However, refill pen writing is possible by gravity and it does not depend upon surface tension. Lighting candles and lamp wicks ये भी होता है. Blotting paper used to absorb spilled liquid. जो spilled liquid होता है, जो spilled फैला हुआ liquid होता है उसको absorb करने का काम भी ये blotting paper करता है. Now we are talking about viscosity. तो जो maximum velocity है और जो zero velocity है इसकी बात होगी. क्या है? A liquid is flowing in a rigid horizontal surface AB as shown in the figure. The liquid layer which is in contact with the bottom remains constant, but the velocity of the upper layers are increasing. The uppermost layer flow with maximum velocity.
In three horizontal layers A, B, C, A is with minimum velocity, B has more than A and C is with maximum velocity. The consequent layers from bottom to surface try to slow down to the velocity of the layer which is just above it. समझ रहे हैं आप पूरी कहानी? तो जो कॉन्सिक्वेंट लेयर है बॉटम से सरफेस तक, ये सारी कहानी स्लो डाउन होती है, ये इससे रिलेट करता है. गॉट माय पॉइंट? अब आगे बात करेंगे. आगे क्या हो सकता है दोस्तों? कुछ और भी चीजें हैं. थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें. ये जो थ्योरी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए. चलिए ठीक है. तो देखो इंटरनल जो फोर्स है दोस्तों, एन इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट लेयर्स ट्राई टू स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ द लेयर विच इज जस्ट अबव इट. एन इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट लेयर्स which try to oppose their relative velocity. This force is known as the viscous force. क्या है viscous force? To maintain the flow of liquid, the external force is applied against viscous force. The property of liquid which oppose the relative movement among different layer of liquid is known as viscosity. क्या कहलाता है? Viscosity कहलाती है. And concentrated liquids like honey and glycerin have greater viscosity, so their flow stops rapidly than a low viscosity fluid. Got my point? तो जो कंसंट्रेटेड लिक्विड है लाइक हनी और ग्लिसरीन की तरह, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी जो लो विस्कोसिटी क्या है, जो रैपिडली फ्लो कर जाएगा. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज. द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर. अगर आप गैस के टेम्परेचर में इंक्रीज कर देंगे तो जो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. सॉलिड्स की विस्कोसिटी लैक होती है, लैक विस्कोसिटी. सॉलिड्स लैक विस्कोसिटी, उसके पास सॉलिड जो होते हैं उनके पास विस्कोसिटी नहीं होती, अभाव होता है. प्रेशर पे बात करेंगे. द प्रेशर इज ए फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन पर यूनिट एरिया सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको कहते हैं पास्कल. नेक्स्ट बात होगी pressure within liquid at any point. Pressure at a point situated at h depth from the free surface of the liquid is P इक्वल टू होता है h इंटू डी अपन टू जी. जहां पर d डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. अब बात करें अब थ्रस्ट फोर्स की. अब थ्रस्ट फोर्स देखो क्या हो सकता है. व्हेन ए सॉलिड इज पुट इनटू द लिक्विड, लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट appears. This apparent loss is due to a force which is exerted by the liquid on the matter in the upper direction. This force is known as the upthrust force. ये नून क्या कहलाता है? Upthrust force कहलाता है. The center of upthrust of a matter is the centroid of the displaced volume of liquid. नेक्स्ट बात करेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे बात करेंगे. क्या है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? समझो. It states that the upward force that is exerted on a body immersed in a liquid, whether fully or partially submerged, it is equal to the weight of the liquid that the body displaces, and it act in the upward direction at the center of mass of the displaced liquid. ये होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल. अच्छे से समझ लो. यानी कि इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है, एंड इट इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इमर्स इन ए लिक्विड एंड पार्शली सबमर्ज होती है, पूरी तरह नहीं डूबती है. और जो वेट होता है, जो पार्शली सबमर्ज होता है, वो इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड दैट द बॉडी डिस्प्लेस. यानी कि जो बॉडी के द्वारा हटाया गया जो लिक्विड है उसके बराबर, उसके वेट के बराबर. समझ रहे हैं आप? और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है बिकॉज सेंटर ऑफ मास क्या है, वो डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड को. लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखो क्या है. व्हेन ए सॉलिड इज इन लिक्विड, the flowing two force or act on it. Number 1, the weight of solid act perpendicularly inwards. Upthrust force of liquid acting upwards on solid in perpendicular direction. The value of F यानी कि upthrust is equal to the weight of the liquid displaced by the solid. The sinking or floating of any object in liquid depends upon the relative value of these two forces. Condition are as follow. कौन कौन कंडीशन हो सकती है? ये कह रहे हैं कि सिंकिंग और फ्लोटिंग होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट डूबता है या तैरता है किसी भी लिक्विड पर, वो डिपेंड करता है उसकी जो रिलेटिव वैल्यू है, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में, उसके बीच में जो दो फोर्स है उसकी वैल्यू पर, रिलेटिव वैल्यू पर डिपेंड करता है. कहने का मतलब ये है. गॉट माय पॉइंट? चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या है. इसमें 3 कंडीशन बनने वाली होती हैं. नंबर 1,
इफ डब्ल्यू जो है बड़ा है उससे एफ से, जो रिजल्टिंग फोर्स है वो डब्ल्यू माइनस एफ है, इट विल एक्ट इनवर्ट्स, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ये नीचे की तरफ काम करेगा और ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो रिजल्टिंग फोर्स क्या है, एफ जो है, इफ डब्ल्यू जो है बड़ा है एफ से, तो रिजल्टिंग फोर्स होगा डब्ल्यू माइनस एफ, इट विल एक्ट इनवर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। डब्ल्यू एफ के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, वो तैरेगा, और डब्ल्यू जो है एफ से कम होगा, इट लिविंग ऑब्जेक्ट फ्री एंड इट विल स्टार्ट टू कम अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। तो हाउ मच पोर्शन ऑफ सॉलिड विल रिमेन इन लिक्विड, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना पोर्शन डूबेगा। ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विच कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो, वॉल्यूम ऑफ सिंक्ड सॉलिड पोर्शन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। From the above equation, it is clear that solid will sink less in liquid with high density and it will sink more in liquid with low density. If the density of both solid and liquid are equal, solid will float. The liquid which is having less density, it will float on the liquid having more density. ये पूरा हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन देखिए ये वाला, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बैंक है ये, उसकी बात करेंगे। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज ए फिक्स वॉल्यूम, एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ए मैटर इज केरोसिन। दिस इज केरोसिन। क्या है, दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज केरोसिन। Among the giving option, kerosene is liquid which has no fixed shape but it has fixed volume. Carbon steel is a solid that has definite shape and volume, while krypton is a gas which has neither a definite shape nor volume. नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, with reference to the mechanical properties of solid, which of the following statement is correct? क्या है, the young modulus of rubber is greater than that of steel, ये गलत है, करेक्ट पूछ रहे हैं। और the stretching of a coil is determined by its shear modulus, so second say only 2 is right answer। तो जो young module है E, it is also known as modules of elasticity and it is a property of the material that tells us how easily it can stretch and deform, and it is defined as the ratio of tensile stress to tensile strain, where stress is the amount of force applied per unit area and strain is extensive per unit length. The Young's module for steel is much more than that of rubber. For same longitudinal strain, steel will have greater tensile stress than that of rubber. So statement is first is जो है incorrect. Got my point? अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल पे, यहाँ और भी दे रखे हैं, इनकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर है, दो शियर मॉड्यूल है, इसको कहते हैं दोस्तों मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, इसको जाना जाता है मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी के नाम से। इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी दैट मेजर द स्टिफनेस ऑफ ए सॉलिड मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू शियर स्ट्रेस। इट डिस्क्राइब ए मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स एक्टिंग पैरेलल और टेंजेंशियली टू इट्स सरफेस। It is the measure of the rigidity of the body given by the ratio of a shear stress to shear strain. The stretching of a coil changes shape, hence it is determined by its shear module. Next बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Spherical form of a raindrop is due to that is surface tension. Shape of a drop of a rain is concentrated by the surface tension, which try to give it the shape for which the surface area is minimum for the given volume. The spherical shape has the minimum surface area, that is why raindrop acquires spherical shape. जो रेन है वो spherical shape क्या है, acquire कर लेता है दोस्तों। A drop of water is spherical in shape, that is due to the surface tension. The raindrop are spherical because of the water has surface tension. Got it? Next बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, the tendency of a liquid drop to contract and occupy minimum area is due to the surface tension. Oil spreads on water surface because of surface tension of oil is less than water. Surface tension of oil is less than water. Next बात करेंगे, oil spreads on water surface because the surface tension of oil is less than water. Therefore when oil is poured over the water, यानी कि जो ऑयल वाटर के ऊपर उड़ेल दिया जाता है, the greater value of surface tension of water pulls oil in
all directions and such it spreads on the water. नेक्स्ट बात होगी, kerosene oil floats on the water because its density is less than the density of water. जो केरोसिन ऑयल फ्लोट्स करता है वाटर पर बिकॉज डेंसिटी जो है इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो सोप बबल्स है वो क्या है, सोप बबल्स आर लार्जर बिकॉज व्हेन सोप डिजॉल्व इन वाटर इट्स सरफेस टेंशन इज रिड्यूस. द प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कोई दो बबल हैं सॉप के, इनकी साबुन की, ऑफ डिफरेंट डायमीटर, इट कम इन कांटेक्ट विद ट्यूब, देन व्हाट विल हैपन. तो हैपन होगा द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर. समझ रहे आप, 7 का क्वेश्चन है. एंड इस पे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सॉप होगा बबल पे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सोप बबल, दैट इज rho equal to 1 upon r. When these two bubbles are connected by a tube, the air will flow from smaller bubble to bigger bubble due to the fact that a small bubble having smaller radius will exert more pressure, hence the bigger bubble would grow at the expense of the smaller bubble. नेक्स्ट बात होगी, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून, हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड polythene balloon is released from the surface of the earth. As the balloon rises to an altitude upon the atmosphere, it will increase in size. If a hydrogen inflated polythene balloon it is released from the surface of the earth, then the outside air pressure at high altitude decreases while the pressure inside the balloon remains relatively constant. Got it? Thus इस प्रकार the balloon will expand until the pressure inside the balloon equal the pressure outside. Next बात करेंगे, what happen when some charge is placed on a soap bubble, its radius increase. When some charge is placed on a soap bubble, the bubble will expand and its radius increase because the charge will distribute itself evenly over the surface of the bubble, and the repulsion between the same charge will cause it to expand until the surface tension and it can bring it to the equilibrium. This will happen to both positive and negatively charged bubbles. Got my point? Next देखिए क्वेश्चन नंबर 13. 4 wire of same material and the dimensions as mentioned below are stretched by a load of the same magnitude separately. Which one of them will be elongated maximum? Wire of 3 meter length and 1.5 millimeter diameter. नेक्स्ट बात होगी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या हो सकता है, इफ देयर वर नो फिनोमिना ऑफ कैपिलरी देन इट वुड बी डिफरेंट टू यूज ए केरोसिन लैम्प. वन वुड नॉट टू एबल टू यूज ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम ए सॉफ्ट ड्रिंक. द ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन. द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ. फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव इन आर करेक्ट. तो बी 1 and 3 and 4 आर ओनली करेक्ट, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है. यानी कि V1 वुड नॉट टू एबल, ये ऐसा नहीं है. कैपिलरी एक्शन जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो इन ए नैरो स्पेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ और इवन इन ए अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी. Kerosene rises in the wick of the lamp through capillary actions. To use a straw, blotting paper also work on the principle of capillary action. It has a larger number of pores on its surface, which acts like a capillary tube. Nature is an excellent user of capillary action. The fine roots of trees act as a capillary tubes, which provide them useful nutrients and water. Statement 1 and 3 4 are correct. If a person want to consume the soft drink, he needs to impose some external force by his mouth. As we know, capillary action takes place without the assistance of any external force. यानी जो कैपिलरी एक्शंस हैं वो किसी बिना असिस्टेंस के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के काम करते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे. फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज नॉट द ओनली रीजन ए राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट इट टू इट्स फॉइलेज. ये इसका जो नॉट ओनली रीजन नहीं है केवल. वी कैन फाइंड सेवरल एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन अवर डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्लोटिंग सॉफ्ट इंक बाय ब्लोटिंग पेपर, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन ए कॉटन क्लॉथ, राइजिंग ऑफ केरोसिन इन द विक ऑफ द लैम्प. बट कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट टू इट्स फॉलिएज. इसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपिरेशन
ट्रांसपिरेशन एंड कोहेशन, जो कोहेशन फोर्स, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। समझ रहे आप, जो वाटर है, जो पानी है, रूट लेती है, जड़ जो पानी आता है प्लांट्स की जड़ में, उसमें ट्रांसपिरेशन के साथ साथ कैपिलरी एक्शन के साथ साथ कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। Kerosene rises in the wick of the stove is due to surface tension. Kerosene oil rising in the wick of the stove is due to the surface tension of oil. The wick of the lamp has many holes which act as capillaries. So kerosene keeps on rising on the capillaries. This is the answer regarding this. Got my point? Next देखो, question number 17. In a capillary tube, a fluid rises more as compared to water. It is due to surface tension of fluid is more than that of water. In a capillary tube, liquid rises in portion which is surface tension. The liquid which has more surface tension, it would gain more height. When an air bubble at the bottom of lake, rises to the top, it will increase in size. When an air bubble at the bottom of the lake rises in the top, it will increase in size. The pressure of the trapped air in the bubble decreases due to the decreasing vertical liquid depth and decrease in pressure exerted by the water. Got my point? नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वाइल ट्रेवलिंग बाई प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट। मतलब आप ट्रेवल कर रहे हैं प्लेन में, तो जो इंक है वो बाहर आती है पेन की, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू द डिक्रीज इन एयर प्रेशर। द फाउंटेन पेन लीक एट हाई एल्टीट्यूड्स, it is because of low air pressure. The ink inside the fountain pen has high pressure compared to the low atmospheric pressure outside at high altitude, so ink flow out of the pen. Got my point? Next बात करेंगे। नेक्स्ट है, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं वो दोस्तों कहाँ काम करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक प्रेस जो है एंड हाइड्रोलिक एलिवेटर ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ which states that pressure exerted anywhere in a confined incompressible fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid, such as that the pressure variations remain the same. नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। A sudden fall in barometer reading indicate that the weather will be stormy weather. Stormy weather कैसा होगा? जो वेदर होगा वो stormy weather कहलाएगा। A sudden fall in barometer reading indicate that the weather will be stormy because atmospheric pressure decrease rapidly at the onset of a storm। दोस्तों ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन देखो उसी तरीके से, 23वां देख सकते हो। अब आते हैं 24 क्वेश्चन पे। क्या है 24 क्वेश्चन? क्या कहता है? विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कैसी होगी लिक्विड की? तो इट विल बी डिक्रीज। विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने पर डिक्रीज हो जाएगी। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड which is being deformed by either shear stress or tensile stress in everyday terms. Viscosity is thickness or internal friction. Viscosity of liquid यानी कि water at different temperatures up to the normal boiling point is listed below. आप देख सकते हो ये नीचे है कि 10 डिग्री पर अगर आप टेम्परेचर रखेंगे तो विस्कोसिटी 1.308 होगी, और 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो विस्कोसिटी विल 0.2822 होगी। So now thus it is clear that with the rise of temperature the viscosity of liquid decrease. Viscosity of liquid decrease दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, the highest viscosity among the following of which, that is honey. एयर, वाटर, ब्लड और एयर में हनी जो है यानी कि शहद की जो विस्कोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू फ्लो। ए फ्लूइड दैट इज हाईली विस्कोसियस हैज ए हाई रेजिस्टेंस like having more friction and flows slower than a low viscosity fluid. Among the given option, honey has the highest viscosity. Got my point? 26 by here. Which one of the following is most viscous? Water, gasoline, honey, alcohol. So now honey is more viscous. देख सकते हो आप, ये explanation भी देख सकते हो। Now we are talking about 27. Assertion और reason का question है।
With the increase of temperature, the viscosity of glycerin increase. Got it? And the rise of temperature increase kinetic energy of molecules. तो kinetic energy of molecules will be A false हो गया, R is true दोस्तों, क्योंकि इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो विस्कोसिटी ग्लिसरीन की डिक्रीज होगी. तो viscosity of any liquid including glycerin is tend to decrease as its temperature increase. The increase in temperature cause the kinetic energy of molecules to increase and the molecules becomes more movable. So hence A is false but R is true. 28. Increase the amount of a substance does not change its density. Does not change its density. Increasing the amount of substance does not change its density and density of an object depends on its mass and volume. याद रखना, तो डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करती है. सो डेंसिटी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द इक्वेशन. सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. नेक्स्ट, सरफेस ऑफ ए लेक, किसी भी लेक का जो सरफेस है, इट इज फ्रोजन इन ए सीवियर विंटर, यानी कि सर्दियों में, but the water of its bottom is still liquid. Why? Following are some options. So now you can say the density of water is maximum at 4 डिग्री C. इसकी वजह से जो है, जो सीवियर विंटर में जो लेक का सरफेस है वो फ्रोजन हो जाता है. जनरली all liquid expand on heating, but water is in exception to his rule. If water is heated from 0 degree C to 4 degree C, you know one thing is that if water is heated from 0 degree C to 4 degree C, its volume gradually decrease. इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. At temperature over 4 degree C with starts expanding, it then keeps expanding within the further rise in temperature till finally at 100 degree C and turns into steams. In other words, at 4 degree C, water has the least volume and it occupies the least amount of space and the least volume and the maximum density. Maximum density is at its heaviest. This irregular expansion of water is called anomalous expansions. This anomalous expansions plays an important role by only freezing the upper layer in lakes and rivers in severe winter. During winter molecules or during winter months in colder countries, the outside or atmospheric temperature is very low and it drops to below freezing point, and the upper layer of water in the lakes and ponds start cooling when the temperature of the surface layers fall to 4 degrees C. The water body acquires maximum density and sinks down. The water that sinks down displaces water below and the lower layers of water simultaneously rise up. This also gets cooled to 4 degrees C and again sink down when the temperature of the water body finally goes below 4 degrees C. The density or heaviness of water decrease and as a result water does not sink down. The surface water finally freeze at 0 degrees C while the lower part still remain at 4 degrees C. So the light frozen layer of ice floats on top. ये देख रहे हैं कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हो आप. Now we are coming to 30 questions, 30 number. In cold weather, aquatic animals survive even when water at the top layer of the lake freezes into ice because water has the highest density at 4 degrees C. So underneath that top layer of ice there is a layer of water. This is because of a phenomena is known as winter stratification in water bodies. Got it? ठीक है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन. देखिए मैंने ये बताया सारे 34. देखिए मास ऑफ द डेंसिटी 4 डिग्री सी पे होगा. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 277 केल्विन होगा. ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं. द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होगी, ये देखो मैंने बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ. व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी देखो एवोगाड्रो लॉ, ये मैंने बताया हुआ, देख लो, पढ़ लो आप इसको. एवोगाड्रो लॉ स्टेट द अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैस कंटेनिंग इक्वल न्यूमरस. 38 देखो, फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन ऑफ द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. 24 बीपीएससी में आया हुआ है. तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये हो सकता है. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देखो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लिक्विफैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए गैस इनटू लिक्विड.
जो गैस को लिक्विड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे वो कहता है लिक्विफेक्शन, इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, पढ़ सकते हो। लिक्विफेक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेनी कंप्रेशन एंड द एक्सप्रेशन टू अचीव द रिक्वायर्ड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखिए आप 39 देख सकते हो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड filled in a container may increase on increasing the volume of container, ऐसे करके ये देख सकते हो। सो आंसर इज डी, छत्तीसगढ़ में आया हुआ 21 में। नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ लो इसको। गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन ऑक्यूपाई एनी अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल टू देम, hence on increasing the volume of container and on leakage of some carbon dioxide gas from the container, the distance between molecules of carbon dioxide filled in a container will increase and it will decrease on increasing air pressure on adding more carbon dioxide in container। 40 क्वेश्चन देख सकते हो आप क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम देखना है तो ये होगा 327 डिग्री सी, देख सकते हो क्वेश्चन। 41 देखो, assertion origin, an iron ball floats on mercury but gets immersed in water, मतलब वो मरकरी पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी, सो आंसर इज सी, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, गलत है। आईएएस 2002 का क्वेश्चन है, क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी इज द measure of the density of an object in comparison to the density of water. An iron ball floats on mercury but gets immersed in water because the relative density of mercury is greater than the relative density of iron. However, iron has a higher density than water, so it gets immersed in water, यानी कि जो आयरन की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है वाटर से, इसलिए वो वाटर में डूब जाता है। 42 देखो, 42, why does an iron nail float on mercury while it sinks in water, देखो मैंने ऊपर बताया सेम सिचुएशन है, आयरन हैज द ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मर्करी। ए needle sinks in water whereas a ship made of iron floats on it because of relative density of the needle is greater than that of the water displaced by it। ये पढ़ लेना आप एक बार, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डिफाइन की गई है, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर। The relative density of pure water is 1. The suitable having the relative density less than 1 and it will float in water. While substance having the relative density more than 1, it will sink in water. Sink in water. The ship is designed in such a way that its effective density is less than the density of water and the weight of the water displaced by the ship is equal to its weight. So it's float upon this water, but the density of iron needle is much larger than the water, so it sinks easily। Next बात करेंगे 44, an iron needle floats on the surface of the water due to the surface tension, ये मैंने बताया हुआ है। While lifting a bucket of water from a well, we felt that the bucket becomes heavier above the surface of water, क्योंकि वहाँ पानी का भी वो होता है। According to the Archimedes principle, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है फ्लोटेशन वाला, कौन सा, फ्लोटेशन। ऑब्जेक्ट्स appear to be heavier in the air than inside the water or the appear to be the less heavy in the water, it is because of, तो ये heavy water, less heavy in the water, it is because water exert, it is because water exert an upward force on the object immersed in it, this reduction is equal to the weight of the fluid that body displays। next देखो 46, 200 gram of water is filled in a weightless balloon, its weight in water will be 0। कितना होगा, 0 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा कितना होगा, तो 0, हाँ 0 होगा, 0 होगा, गॉट इट, क्योंकि वेट ऑफ बैलून इन वाटर इज इक्वल टू वेट इन माइनस अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट 200 होगा तो ये वेटलेस हो गया, गॉट इट। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, मैंने बताया क्लाउड्स फ्रॉम व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर in the air condense into visible water droplets with very less density, as clouds have less density and high volume as compared to the air surrounding them, so the cloud experience a buoyant force from the surrounding air which balance their weight। next देखते हैं 48, while floating in a sea what part of an iceberg is above the surface of the sea, that is 1/9, देख सकते हो आप। 49, an ice cube is floating in a glass of water, what happens to the water level with the
ice melt, it remains the same. क्यों? According to Archimedes principles, floating objects displace an amount of water equal to its own weight. Thus, the water level remains the same when the ice cubes melt. Next, a piece of ice is floating in a beaker containing water up to its brim. When whole of the ice melts is the water level will not change. ऊपर बात हुई है. Next देखिए, a body floats at 4 degrees C water. If temperature reaches 100 degrees C, then the body will sink. When the water is heated, its density is increased. जब वाटर को आप हीट करेंगे वाटर को तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 100 डिग्री सी इज एट द लोएस्ट, सो द बॉडी विल सिंक, एंड वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी, सो द बॉडी will be floats. Why it is easier to swim in the sea than in the river? Because of the sea water is salty. It is easier to swim in sea water than in a river because the sea water contain the salt, which increase the density of water and also increases upthrust, so the chance of sinking gets reduced and one can easily swim in such water. A body weight is highest in the which among the following? That is the hydrogen. The upthrust force of the buoyant force in hydrogen will be less than other matters because it is the lightest gas. 44 देखेंगे. When a ship enters a sea from a river, what happens? It rises a little. When a ship enters a sea from a river, the ship is elevated due to the higher density of salty sea water from river. 55 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक्स का, इस टॉपिक का क्या है? When a ship enters a sea from a river, it rises a little. Reason है, the density of sea water is greater than that of river water. Answer is A. Both A and R true, but R is the correct expression of A. ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हो चुका है. नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिक्स की. सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों. देखो इंग्लिश को भी हम अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की. आपका प्यार थोड़ा सा मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है थोड़ा मोरल सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए. थोड़ा फैमिली तेजी से बढ़नी चाहिए दोस्तों. कोशिश कीजिए कि इस पर 1000 व्यूज प्लस आ जाए. आपका प्यार थोड़ा सा जरूरी है. देखिए लास्ट तक बने रहिएगा. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, जब भी आप एग्जाम्स में देंगे, चाहे स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हैं, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको और उससे बेहतर स्थिति में खड़ा कर देंगे. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. जय हिंद दोस्तों एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू.